स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में हमने कांग्रेस पर चर्चा की, केजरीवाल पर चर्चा की। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव से पहले बीजेपी हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर लेना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री पहुंचना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स की है। बीजेपी ने पहले ही अपने सोशल मीडिया प्लान्स में इन्फ्लुएंसर्स तक एक्सेस करने का प्लान बना रखा है। हर जिले में 4 से 5 ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ना या फिर उनके जरिए मोदी सरकार के कामों को उनके लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचाना बीजेपी का प्लान रहा है। इसी कड़ी से जोड़कर अगर देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स से मुलाकात की, उनसे संवाद कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान देश के जाने माने तमाम कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद रहे। इस कोशिश को मोदी का युवाओं के बीच पैठ बनाने के तौर पर भी देखा जा सकता है। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिलने मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। तो आज युवाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, जिनके व्यूज अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जाकर तो आप अंदाजा लगाएंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। और इसके जरिए उन युवा वोटर्स में पैठ जमाने की कोशिश बीजेपी ने की है। जो युवा वोटर्स से उन्हें 400 प्लस का टारगेट हासिल हो सकता है, या बीजेपी अकेले दम पर 370 हासिल करने की इस बार बात कर रही है, वो 370 हासिल हो सकता है। अब जब हम समीर जी बात करेंगे 370 प्लस की या 400 प्लस की पूरे एनडीए की, तो उनमें युवाओं के वोट को काउंट करना जरूरी है। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, इनसे पीएम का मिलना, इनसे मजाकिया अंदाज में बात करना, इनके काम को सराहना, मैसेज इनके फॉलोअर्स में भी जाएगा और युवा बीजेपी के साथ कनेक्ट होगा।
निश्चित रूप से मुझे लगता है ये पहली बार एक प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। और देखिए, मैं इसकी एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, दिल्ली आए थे, उसके बाद जब वो पहली बार गुजरात गए थे, आनंदीबेन पटेल तब वहाँ मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ गांधीनगर में युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने आनंदीबेन पटेल से कहा था और राज्य सरकार से कि आप प्रदेश के युवाओं को आइडेंटिफाइड कीजिए जो क्रिएटिव काम करते हैं, जो कोई रचनात्मक काम कर रहे हैं, आप उनका एक सम्मेलन आयोजित कीजिए। मैं खुद उस सम्मेलन में आऊंगा और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करके आप उनको सम्मानित कीजिए। हालांकि गुजरात सरकार वह कर नहीं पाई, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में यह करके बताया और ये पहली शुरुआत हुई है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया था, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की थी। और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, गेमिंग का हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या पर्यावरण के क्षेत्र में हो, जो लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक काम कर रहे हैं समाज के लिए, अपने फॉलोअर्स को एक बहुत बढ़िया एक रचनात्मक जानकारी देते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाइड किया और उन्हें जोड़ने का काम और उन्हें सम्मानित किया। और प्रधानमंत्री मोदी तो कहते ही रहते हैं कि ये तो फिर भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको समाज के अंदर एक सम्मान है, वो लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जिन्हें समाज में कोई पूछता नहीं है, नरेंद्र मोदी उन्हें पूछता भी है और पूछता भी है। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली आए थे, उसके बाद से पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या पद्म श्री पुरस्कार कैसे कैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के दिया गया है समाज के अंदर, जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं और समाज के लिए कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाइड कर कर उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच बताती है कि समाज में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उन्हें आइडेंटिफाइड कीजिए और उन्हें सम्मानित कीजिए। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी शुरुआत इस बार हुई है। इस बार अगली बार जब मुझे लगता है कि सरकार आएगी, जब ये फिर से आयोजन होगा, तो 50 से ज़्यादा ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी फिर सम्मानित करेंगे। देखिए, अच्छी शुरुआत तो राहुल जी हो गई, लेकिन चुनाव नजदीक है और इसे चुनावों से जोड़कर ना देखा जाए तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम को करने के पीछे का जो मकसद है वो भी अधूरा रह जाएगा। क्योंकि पीएम भी यहाँ राजनीतिक बात तो कर ही रहे थे, इन्फ्लुएंसर से मिल रहे थे तो कह रहे थे ज्यादा अपने कंटेंट के बारे में मत बताओ वरना विरोधी कहने लगेंगे कि ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। या ये भी कह रहे थे कि देखिए इस बार तो हम भी सफाई करने वाले हैं आने वाले चुनावों में। देखिए, ये सोच जो है पिछले 2 सालों से इस सरकार के भीतर बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया में एक्टिव लोग हैं उनके प्रति ये सोच बहुत ज़्यादा है। और आईएनबी मिनिस्ट्री जो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके भीतर भी काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही थी कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका इस्तेमाल जो सरकारी जो काम है या स्कीम्स हैं उनको जनता तक, मैक्सिमम जनता तक पहुँचाने के लिए किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से उन्हें फॉर्मली एंगेज किया जाए इस काम में। तो ये जो है काफ़ी समय से ये चर्चा है, लेकिन वो चर्चा जो थी वो सरकार की जो लोगों के फ़ायदे की स्कीम्स है, लोगों की भलाई की स्कीम्स हैं, उनको लेकर है। तो ये जो बीजेपी जो अभी तक हमने देखा है कि बीजेपी, अगर आप पहले भी काफ़ी सारे चुनावों को देखेंगे, 1998 से अगर आप चुनावों को फॉलो करना शुरू करें अगर बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी में टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा जो है चाहत रहती है और उसको अडेप्ट करने की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है। अगर गुजरात में भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके काम करने की शैली को देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है चुनावों में, किस तरह से टेक्नोलॉजी को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर बहुत जोर देते थे और इसको बहुत ज़्यादा अपने सरकारी कामकाज में या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते थे। वही हमको देखने को मिल रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री जो है इन इन्फ्लुएंसर्स से मिल रहे हैं और ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी जो है इन इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी या बाकी इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी चुनावों में अपने जो उनके संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं 400 पार तो यूं ही तो नहीं कहते होंगे और 370 का टारगेट अगर बीजेपी को प्रधानमंत्री ने दिया है तो इसे हासिल करने के लिए जो भी संभव प्रयास बीजेपी कर सकती है हर्षवर्धन जी वो होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। युवाओं पर पैड जमाना, सीधे सीधे आप युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने वोट बैंक में इजाफा कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अगर 350 मिलियन प्लस की कम्युनिटी फेसबुक पर है, 467 मिलियन प्लस की कम्युनिटी यूट्यूब पर है, 536 मिलियन प्लस की कम्युनिटी व्हाट्सएप पर है और वहां पर जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जो नए जमाने के लोग हैं जिनको आज के जमाने के क्रिएटर कहा जा रहा है, वो लोग जो बातचीत कर रहे हैं तो उनके बातचीत में किस किस तरह की चीजें आ रही हैं। आप अगर ये पूरी लिस्ट उठाकर देखेंगे तो मन की बात में प्रधानमंत्री जिस स्वच्छता की बात करते हैं, जिस पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, जिस शिक्षा की बात करते हैं, जो अलग अलग तरीके से सोसाइटी को इंगेज करने की बात करते हैं,
उन्हीं कैटेगरीज में इन क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया गया। और चूंकि मैं 2012 में खुद, चूंकि एक ब्लॉगर के तौर पर भी मेरी पहचान रही, 2005-6 से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, जब इस देश में बहुत गिने चुने लोग ब्लॉगिंग करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो गांधीनगर में 2012 में देश भर के ब्लॉगर्स का एक उन्होंने सम्मेलन बुलाया था। उसमें उन्होंने अपनी सरकार की योजनाएं, गुजरात क्या काम कर रहा है, गुजरात मॉडल क्या है, और वहां से जो लोग वो निकले उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया। उसमें क्षेत्रीय भाषाओं के ज्यादा थे, अंग्रेजी की तो उसमें सिर्फ 2 या 3 ब्लॉगर थे उस वक्त, ज्यादातर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के थे। आज अगर आप देखें तो जो समाज में अलग अलग क्षेत्रों में पहचान बना चुके हैं, मैथिली ठाकुर, अब अगर ये आज का नया समय नहीं होता तो शायद मैथिली ठाकुर जैसे जो गायक हैं उनको जगह ही नहीं मिलती। वो तो उनके पिता, उनके गुरु हारमोनियम पे उनको रियाज करा रहे हैं, वो और उनका भाई बैठकर गा रहा है और वो वायरल हो जाता है। जया किशोरी जो आज एक साध्वी है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, ये नया वाला जो मीडिया है, एक तरह से कहें कि मीडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको नरेंद्र मोदी पकड़ते हैं और उनके साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो आप देखिए जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, शायद वो हर दिन अपने आप को तैयार करते हैं। अपने से 3 दशक, 2 दशक, 4 दशक पीछे की पीढ़ी से अगर आप बात कर पाते हैं उसी सहजता से, तो इसका मतलब आप निरंतर कुछ सीखते हैं और उस सीखने की प्रक्रिया में आपका जुड़ाव बढ़ता है। ये वाला जुड़ाव तो अब 400 पार, 370 पार, ये अलग है। लेकिन मिलियंस फॉलोअर वाले लोग अगर ऐसे फॉलो करेंगे, ऐसे बात करेंगे, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब देखिए, जुड़ाव सिर्फ लोगों के साथ नहीं है, सिर्फ युवाओं के साथ नहीं, या सिर्फ वोटर्स को साधने के लिए नहीं है। बीजेपी अपने मिशन को हासिल करने के लिए लगातार अपने कुनबे को भी बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश तो कर ही रही है, इसके साथ ही साथ अपने कुनबे को भी मजबूत कर रही है। कल अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात के बाद लगभग ये साफ है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का स्कोर 0 है। 400 पार का टारगेट अचीव करना है तो ये गठबंधन काफी मददगार होगा। बीजेपी की कोशिश है कि जहां वो कमजोर है वहां साथी तलाशे जाएं और ऐसे साथी तलाशे जाएं जो उन्हें मदद करें इस टारगेट को अचीव करने में। ऐसे में आंध्र प्रदेश में पुराने साथी नायडू और पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन संभव है। इसके साथ ही साथ उड़ीसा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेडी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है और मुलाकातों का जो दौर है वो तो साफ तौर पर आप देख ही रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से होना इस तरफ तो इशारा कर रहा है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए का स्कोर तो कम से कम बीजेपी करना चाहती है। राहुल जी, एक बड़ा टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और मार्जिन अगर बीजेपी के पास कहीं है, संभावना कहीं बीजेपी के पास है तो साउथ के राज्य में है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की ये तैयारी कितनी मजबूत नजर आ रही है 400 पार के टारगेट के लिए? देखिए, जहां तक आप आंध्र के पिछले रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी बहुत कुछ आंध्र प्रदेश में कर पाएगी। अगर 2014 के भी चुनावों को देखेंगे तो 2014 में भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो पहले कंबाइंड चुनाव हुए थे, उसके बाद वो 2 राज्यों में बंट गया था, तेलंगाना और जो आंध्र में। तब जो टीडीपी है, टीडीपी का देखिए वोट शेयर हमेशा अच्छा रहा है आंध्रा में, 40% के आसपास का वोट शेयर है। लेकिन बीजेपी जो 2014 में 7% वोट बैंक पे थी, वो 2019 में 0.97 या 98% पे पहुंच गई थी। और अगर विधानसभा की भी आप बात करेंगे तो बीजेपी का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा आंध्र प्रदेश में नहीं रहा है। अब 2% वोट हासिल किया था अगर हम पिछले चुनावों की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर टीडीपी बीजेपी के साथ मिलती है तो टीडीपी को तो फायदा हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि टीडीपी ने अलग चुनाव लड़ा है कई बार और टीडीपी ने बीजेपी के साथ भी चुनाव लड़ा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कोई आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ कर पाएगी। हाँ, टीडीपी ये हो सकता है कि टीडीपी जो है बेहतर एक प्रदर्शन कर पाए, और पवन कल्याण की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है टीडीपी और बीजेपी को एक साथ लाने में इस बार। तो ये देखना होगा कितना असर होता है, क्योंकि बीजेपी की बहुत प्रॉस्पेक्ट मुझे आंध्र प्रदेश में नहीं दिखाई देती। लेकिन इससे एनडीए की जो सीटें उनमें तो कम से कम इजाफा होगा। 400 पार का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और इसे देखकर समीर जी ये तो कहा जा सकता है कि सिर्फ यूं ही शिगुफा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी कैलकुलेशन भी है और इसके लिए बीजेपी गंभीरता के साथ कदम उठा भी रही है। उड़ीसा का एग्जाम्पल जहां बीजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीति बहुत स्पष्ट है। जहां खुद मजबूत है वहां अपने दम पर सत्ता में आओ, अपने दम पर सीटें बढ़ाओ, और जहां अपन कमजोर है वहां पर जो सहयोगी दल, ऐसे आदमी को, पार्टी को ढूंढो जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ
प्राप्त कर सके और वो एनडीए की छतरी के नीचे आ सके। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लेकिन वहां पर तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भले हम एक सीट जीते, अगर सीट नहीं भी जीतते हैं तब भी जो तेलुगु देशम पार्टी सीटें जीतेगी वो एनडीए के खाते में जुड़ेगी। और ऐसे में जो 400 सीटों का नारा है इंडिया, अब की बार इंडिया 400 पार, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत होगी। यही भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में करने जा रही है। जब 2009 में बिजू जनता दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया था और उसके बाद लगातार वहां पर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बनते रहे। मुख्यमंत्री तो वो जब से उन्होंने पार्टी बनाई उसके बाद से वो लगातार बनी रहे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2019 में हमने 8 सीटें वहां से जीती थी, अगर इस बार हमें वहां आंकड़े बढ़ाना है और एनडीए को और मजबूत करना है तो क्यों ना लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए, कि उड़ीसा में दोनों चुनाव साथ में होते हैं, तो वहां पर बिजू जनता दल के साथ गठबंधन किया जाए, नवीन पटनायक के साथ एनडीए में लेकर आया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ज्यादा जीत जाए। कांग्रेस का जो 1 सीट मिली थी वो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुले और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को स्पेस मिले। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी सिद्धांत के आधार पर पंजाब में भी अकाली दल से बातचीत कर रही है कि अकाली दल के साथ मिलकर फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में 2019 में प्रदर्शन किया था उसे दोहराया जा सके और वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोई चुनौती पेश सीधे सीधे कहा जा सकता है 400 पार में जितनी सीटें कम पड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कैसे आएगी सहयोगियों की मदद से, इस पर बीजेपी काम कर रही है और धीरे धीरे करके उसकी तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं।